नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आयोग द्वारा जारी किए गए सिलेबस एवं पैटर्न पर ही आधारित हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष पहला विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा विकल्प है संसद द्वारा चयनित होता है, तीसरा विकल्प है तीसरा विकल्प उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और चौथा विकल्प है राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हम लोगों को मालूम है कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष से भिन्न होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो अपने ही सदस्यों में से ही चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापतित्व करता है, राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है, उसका चुनाव उसके सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही उसकी अध्यक्षता करता है। अब इस श्रृंखला में आप अनुच्छेद 89 को देख लीजिए। अनुच्छेद 89, तो अनुच्छेद 89 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 89 के दो उपखंड हैं। तो पहले उपखंड में यही कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह आपका कहा गया है अनुच्छेद 89 के उपखंड 1 में। और इसी अनुच्छेद 89 के उपखंड 2 में कहा गया है कि राज्यसभा यथा शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उप सभापति चुनेगी। उप सभापति जो होता है उसका चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्य करते हैं, और जब जब उप सभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उप सभापति चुनेगी। तो आप देख लीजिए, अनुच्छेद 89 1 में जो है राज्यसभा के सभापति के विषय में कहा गया है, और 89 के उपखंड 2 में उप सभापति के विषय में चर्चा की गई है। चूंकि हमारा प्रश्न है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 89 के प्रावधानों के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 66 का जो है खंड 1, अनुच्छेद 66 के खंड 1 में प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर? मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो पहला विकल्प है अनुच्छेद 124, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 143, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 127 और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प सी हमारा सही आंसर है, विकल्प सी। जो हमारे भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 127 के अंतर्गत है। ठीक है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है। और हमारे अनुच्छेद 127 में यह कहा गया है कि अगर उच्चतम न्यायालय में सत्र आयोजित करने के लिए, ठीक है, कोई कोरम नहीं पूरा हो रहा है, तो कोरम पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 127 में। अनुच्छेद 124 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 143 में जो है सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदायी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के परामर्श की शक्तियां 143, 124 में इसके गठन की बात की गई है और अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 15 में वर्णित है। संविधान के भाग 15 में वर्णन है। पहला विकल्प निर्वाचन आयोग, दूसरा विकल्प लोक सेवा आयोग, तीसरा विकल्प सहकारी समितियों का, चौथा विकल्प आपात उपबंध का। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, निर्वाचन आयोग का। संविधान के भाग 15 में किसका वर्णन मिलता है? निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे लोक सेवा आयोग भी दिया हुआ है। तो लोक सेवा आयोग का वर्णन किस भाग में मिलता है? भाग 14 में इसका वर्णन मिलता है। सहकारी समितियों का विवरण जो है किस भाग में मिलता है? 9ख में। भाग 9ख में सहकारी समितियों का वर्णन मिलता है। और आपात उपबंध जो है 18, भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो पहला विकल्प है 13 अप्रैल 1919, दूसरा विकल्प 10 अप्रैल 1919, तीसरा विकल्प है 1 अगस्त 1920, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। ठीक है, उस समय जो है जलियांवाला बाग कहाँ पे था? पंजाब में अवस्थित था, पंजाब प्रांत में अवस्थित था। और आप लोगों ने काला कानून का नाम सुना होगा। काला कानून, रौलट एक्ट को जो है काला कानून के नाम से जाना जाता है। 1919 में इस एक्ट को जो है सिडनी रॉडट के द्वारा लाया गया था, जिसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का एक्ट कहा गया। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं रखा गया था। इसलिए जो है भारतीयों ने इसका विरोध किया और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पंजाब प्रांत के दो महत्वपूर्ण नेता थे, एक सैफुद्दीन किचलू। यह भी प्रश्न आता है कि इसके गिरफ्तारी के विरोध में जो है लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का नाम आता है। डॉक्टर सत्यपाल दोनों गांधीवादी नेता थे और पंजाब में इन्होंने जो है रौलट एक्ट का विरोध किया। तो जिसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के नागरिक, पंजाब प्रांत के नागरिकों ने क्या किया? बैसाखी के दिन, बैसाखी कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल को। ठीक है, तो बैसाखी के दिन जो है बाग में एकत्र होकर इसका विरोध किया। और उस समय जो है पंजाब प्रांत का गवर्नर कौन था? यह भी आता है। पंजाब प्रांत का गवर्नर था माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर। दो उसमें थे, वहां पे दो डायर थे उसमें। एक तो था आपका माइकल ओ डायर और दूसरा था आर डायर, रेजिनाल्ड डायर, आर डायर। तो आर डायर जो है उसमें ब्रिगेडियर था पंजाब प्रांत में, और माइकल ओ डायर जो है पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, तो आर डायर ने जो है वहाँ पे सैनिकों को लेकर आर डायर पहुँचा और जनता से 3 मिनट के अंदर जो है बाग को खाली करने के लिए कहा। ऐसा न होने पर उसने गोलियां चलवा दी। कहा जाता है कि गोलियां तब तक चली उस बाग में जब तक जो हत्याकांड, जो विभत्स हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे कहा जाता है,
तब तक हुआ जब तक गोलियां नहीं खत्म हो गई। जब तक उनके पास एक भी गोली थी तब तक उन्होंने जो है नागरिकों को गोलियों से भूना और इसमें जो है ज़्यादा नागरिक मारे गए थे। डिटेल में मैं आपको जब हिस्ट्री की वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए 13 अप्रैल 1919। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली पैक्ट किनके मध्य हुआ था? दिल्ली पैक्ट किनके मध्य हुआ था? दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट किनके मध्य हुआ था? पहला विकल्प है गांधी एवं अंबेडकर के मध्य, दूसरा विकल्प है गांधी एवं सुभाष चंद्र के मध्य, तीसरा विकल्प है गांधी एवं इरविन के मध्य और चौथा विकल्प है माउंटबेटन एवं जवाहरलाल नेहरू के मध्य। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, गांधी एवं इरविन के मध्य जो है दिल्ली पैक्ट हुआ था। आप लोगों को मैंने इसके पिछली वीडियो में बताया है गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। अगर आप लोगों को याद होगा तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये भी मैंने आपको बताया था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो यही जो गांधी इरविन समझौता है उसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह जो है इसी समझौते के फलस्वरूप जो है महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और इसमें जो प्रमुख बातें थी गांधी इरविन समझौते की, उसमें मुख्य बात ये थी जैसे जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, इसमें जो है अंग्रेजी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकारी नौकरी से अगर कोई भारतीय इस्तीफा दे दिया है सबने अवज्ञा आंदोलन के समय तो सरकार उसे वापस लेने में उदारता दिखाएगी। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण थी। भारतीयों ने इस समझौते का विरोध भी किया था क्योंकि उसमें जो है सरदार भगत सिंह को जो फांसी दी जानी थी उसके विषय में गांधी जी ने इरविन से कोई बात नहीं की, तो जिससे जनता जो है गांधी जी से काफ़ी नाराज थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? पहला विकल्प है कन्हेरी, दूसरा विकल्प है अजंता, तीसरा विकल्प है कार्ले, चौथा विकल्प है एलोरा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, कन्हेरी की गुफा में, कन्हेरी की गुफा में जो है 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन प्राप्त हुआ है। ठीक है, कन्हेरी कहाँ पे है? अगर कन्हेरी की लोकेशन पूछा जाए तो कन्हेरी महाराष्ट्र में है। कन्हेरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और वहाँ पे एक द्वीप है सलसेवी द्वीप, सलसेवी द्वीप है, उसी द्वीप पे जो है एक कन्हेरी की गुफा स्थित है। एक उद्यान हम आपको यहाँ बताते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक सेकंड कुछ, संजय गांधी राष्ट्रीय, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो उसी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में जो है यह गुफा स्थित है। और उन यहाँ की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण जो है लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, मतलब 300 ईसा पूर्व के आसपास जो है इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। और इसमें एक गुफा एक सेकंड, गुफा संख्या 41 है, गुफा संख्या 41 है। कुल 60 से अधिक गुफाएं हैं यहाँ पे। तो गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति है और ऐसी रोचक मूर्ति है जिसमें 11 मुख हैं, जिसमें 11 मुख हैं, उसकी कुल 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो कन्हेरी, अगर 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन पूछा जाए तो आंख मूंद के कन्हेरी लगाइए। विकल्प बी है अजंता। अजंता भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे? औरंगाबाद में, जहाँ पे बेबी का मकबरा है। औरंगाबाद में जो है औरंगजेब ने अपनी बीबी के लिए एक मकबरा बनाया था जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, राबिया उद दौरानी का मकबरा कहा जाता है, उसे कई नाम से संबोधित करते हैं। तो अजंता की गुफा जो है
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित थे और यहाँ से कुल 29 गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद कार्ले भी जो है एक प्रसिद्ध चैत्य था। कार्ले एक प्रसिद्ध चैत्य था और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही अवस्थित हैं। राष्ट्रकूट शासकों ने यहाँ पे निर्माण कार्य करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? पहला विकल्प है 6 महीने, दूसरा विकल्प है 6 सप्ताह, तीसरा विकल्प है 1 महीने, चौथा विकल्प है 3 महीने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो है अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा कब लाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश कब लाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 123 का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लाता है और अध्यादेश राष्ट्रपति तब लाता है जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, विश्रांत काल हो। उस सिचुएशन में अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तब राष्ट्रपति जो है एक अध्यादेश लाता है जिसे विधि सम्मत मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद 123 का उपखंड 2 है और उसका खंड 1 है, तो 123(2)(1) में यह कहा गया है, ठीक है, कि क्या नाम है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद केवल 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। अनुच्छेद 123। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक जो है उस पे जो है संसद के पटल पर रखा जा सकता है। इसे राष्ट्रपति जो है वापस भी ले सकता है और आगे भी बढ़वा सकता है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। पहला विकल्प है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में, दूसरा विकल्प है लॉर्ड कैनिंग के समय में, तीसरा विकल्प है लॉर्ड हार्डिंग के समय में, चौथा विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। एलटी गेट के पेपर में इसकी डेट पूछ ली गई थी कि किस डेट को पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह नियम पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इसमें पारित कराने में मुख्य भूमिका थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मुख्य भूमिका थी। ठीक ना। इसमें जो है 1856 का जो अधिनियम इसमें पारित हुआ था उसमें एक नियम है 15, विधवा पुनर्विवाह नियम में एक नियम है 15, उसके तहत जो है पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त की। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, किस नियम के तहत विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंतर्गत। तो वह नियम कौन सा है? वह नियम 15 है, जिसके तहत जो है पुनर्विवाह की वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग के विषय में आप लोग मालूम होगा 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय पद को सुशोभित किया। 1856 से लेकर 1858 तक ये जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी इनको कहा जा सकता है। और 1858 से लेकर 1862 तक भारत के वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय भी थे भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह भी प्रारंभ हुआ था। इनके विषय में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा भी की है। विकल्प ए है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का समय जो अगर देखा जाए तो 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक इनका भारत में समय है। और इनके समय में भी एक समाज सुधार से संबंधित एक्ट पारित हुआ था, मैरिज एक्ट। उसे कहा जाता है 1872 का मैरिज एक्ट, 1872 का मैरिज एक्ट या मैरिज अधिनियम। ठीक है। और यह अधिनियम जो 1872 का मैरिज
एक्ट था, इसके अंतर्गत जो है अंतरजातीय विवाह, अगर कोई अंतरजातीय विवाह कर लेता है तो उसे वैधानिक रूप से कर लिया गया। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, वो तो पहले ही मान लिया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह से संबंधित यह 1872 का मैरिज एक्ट था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही पारित हुआ था। एक चीज़ जिसके विषय में मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के विषय में, इसी के समय में सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ में जो है मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, मुस्लिम कॉलेज की स्थापना किया था किसने? सर सैयद अहमद खान ने, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से वह था। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जो है 10,000 रुपये की जो है उनको सहायता दी थी, 10,000 रुपये की सहायता दी थी। इसके बाद विकल्प सी है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का समय जो है, लॉर्ड हार्डिंग का समय भारत में है 1844 से लेकर 1848, 1844 से लेकर 1848। और एक जो महत्वपूर्ण समाज सुधार इसने किया था, नर बलि जो दिया जाता था उसका समापन किया था। नर बल जो प्रथा थी, नर बल प्रथा, उसका दमन किया था इसने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ठीक है। ये आता है नर बल प्रथा किस जनजात में प्रचलित थी? नर बल प्रथा किस जनजात में प्रचलित थी? तो खोंड जनजात थी, खोंड जनजात में यह प्रथा प्रचलित थी। इसके बाद जो है आपका विकल्प डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय भी आप लोगों को मालूम है 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक भारत में था। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की है। इसके समय में सती प्रथा 1829 में सती प्रथा के जो है सती प्रथा पे नियंत्रण स्थापित किया गया था नियम बनाकर। इसका 1829 के 17वें नियम द्वारा सती प्रथा को जो है या प्रतिबंधित किया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठगी प्रथा का अंत भी इसने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से किया था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। यह कथन किससे संबंधित है? मतलब इसमें पूछ रहे हैं। तो पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा विकल्प है बेंजामिन डिज़रायली, चौथा विकल्प है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ज़्यादातर इतिहासकारों ने यही माना है कि 1857 का विद्रोह मात्र एक सिपाही विद्रोह था। इसमें किसी भी प्रकार की कोई राष्ट्रीयता या राष्ट्र धर्म नहीं था, बल्कि उन लोगों ने जो है, उन सैनिकों ने जो है सरकारी नीतियों से असंतुष्ट होकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है। और उसमें कुछ भारतीय इतिहासकार भी सम्मिलित हैं। इसे 1857 के विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह मानने में हमारे कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, जैसे सर सैयद अहमद खां जी हैं। सर सैयद अहमद खां यह बिजनौर के उस समय जो बिजनौर के ये सदर अमीन थे, न्यायिक पद पर आसीन थे। तो इन्होंने अंग्रेज़ों के जो है भक्ति में काफ़ी विश्वास भी किया है। अंग्रेज़ भक्त थे, अंग्रेज़ इनके स्वामी थे और उनके स्वामी भक्त एक ताराशंकर बंदोपाध्याय जी थे। ताराशंकर बंदोपाध्याय, इन्होंने भी जो 1857 के विद्रोह को केवल एक सिपाही विद्रोह माना है। लेकिन बेंजामिन डिज़रायली जो है उसमें जो है वहाँ पे रूढ़वादी दल का नेता था। जब ब्रिटिश संसद में 1857 के विद्रोह को लेकर चर्चा चल रही थी, तब बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था
कि यह केवल जो है एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसमें भारत की जनता ने भी कहीं कहीं पर पार्टिसिपेट किया था। हर जगह केवल सिपाहियों ने ही विद्रोह नहीं किया था, इसलिए आप इसे सब सिपाही विद्रोह नहीं कर सकते हैं। और यह कथन जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, यह कथन परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। कुछ इतिहासकार हैं, जैसे हैं टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स। जब 1857 हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध, अपने को उन्होंने सभ्य कहा, हम भारतीयों को बर्बर कहा, तो बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कर दिया। एक रीज महोदय थे, L.E.R. रीज। उन्होंने कहा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, मतलब जो धर्मांध थे हिंदू मुस्लिम, उन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। और सर सैयद अहमद खां का तो नहीं कहना, मतलब उनको जो है इसे सिपाही विद्रोह नहीं कहना चाहिए, चूंकि लेकिन उस समय वह अंग्रेजी गवर्नमेंट के अंतर्गत ही कार्य कर रहे थे। एक न्यायिक पद पर सदर अमीन जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया था, इसलिए जो है उन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया। जो अंग्रेजों ने कहा वही सर सैयद साहब ने कहा भी। उनका एक पुस्तक थी एनिसे आंदे केस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, 1860 में उन्होंने उस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है। पहला विकल्प 73%, दूसरा विकल्प 80.9%, तीसरा विकल्प 64.6% और चौथा विकल्प 64.84%। तो पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर पूछी जा रही। किस जनगणना के अनुसार? 2011 में कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना हुई थी। और 2021 में कौन सी होगी? 16वीं जनगणना होगी, 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, तो हमारा जो महिला साक्षरता दर 2011 में कितना था? 64.6%। 64.6% 2011 में जो है महिलाएं साक्षर थी। इसमें अगर ओवरऑल साक्षरता दर देखा जाए भारत की तो 73% थी, यह पूरे भारत की थी। ठीक है, 80.9% पुरुषों की साक्षरता दर थी और 64.6% महिला साक्षरता दर थी। और इसमें जो मैंने विकल्प डी रखा है 64.84%, ये जो है भारत की साक्षरता दर थी 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार। तो हमारा आंसर क्या है? 64.6%। और अब जो है एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 16वीं जनगणना आयुक्त कौन है? 16वीं जनगणना आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी का नाम आएगा, विवेक जोशी। काफी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पहला विकल्प है ध्रुव तारा, दूसरा विकल्प है अल्फा सेंचुरी, तीसरा विकल्प है सूर्य और चौथा विकल्प है लुब्धक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, सूर्य। पृथ्वी के सबसे अधिक समीप तारा कौन सा है? सूर्य है। लगभग 149.6 गुणे 10⁻6 किलोमीटर दूर यह पृथ्वी से है। और आपका जैसे ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा बहुत ही दूर है। ध्रुव तारा जो है पृथ्वी से काफ़ी दूर है, लगभग 431 प्रकाश वर्ष जो है ध्रुव तारा हम पृथ्वी से दूर है। ठीक है, आपका जो है अल्फा सेंचुरी है, विकल्प बी अल्फा सेंचुरी है, वह 4.35 प्रकाश वर्ष दूर है। और लुब्धक जो है 8.6 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। दूसरा विकल्प है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तीसरा विकल्प मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और चौथा विकल्प नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं उसमें आपका जो है पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है असम आएगा, पश्चिम बंगाल, असम, फिर मेघालय,
फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है, तो आप यह जो है आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय किसमें है, तो विकल्प सी आपका सही आंसर होगा। विकल्प सी आपका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है रामागुंडम उर्वरक कारखाना, यह सही है। विकल्प ए हमारा सही है। रामागुंडम जो है एक यूरिया कारखाना है रामागुंडम में, और यह आपके तेलंगाना में अवस्थित है। कहाँ पे है रामागुंडम? तेलंगाना में। ठीक। दूसरा विकल्प है, यहाँ पे रामागुंडम में उर्वरक के साथ ही साथ जो है एनटीपीसी का भी अपनी इकाई है, थर्मल पावर है। यहाँ पे थर्मल पावर के लिए भी रामागुंडम प्रसिद्ध है। विकल्प भी है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के लिए जाना जाता है। कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। विकल्प सी है कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बाल्को का कारखाना है। किसका? बाल्को का एल्युमिनियम कारखाना है। और कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के कोरबा को कहा जाता है। विकल्प डी है पिपरी कीटनाशक दवाएं। पिपरी कहाँ पे है? पिपरी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। और यहाँ यह जो है जल विद्युत उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जल विद्युत उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी। पिपरी जो कीटनाशक दवाओं के लिए नहीं जाना जाता बल्कि जल विद्युत के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? पहला विकल्प उत्तर पश्चिम, दूसरा विकल्प दक्षिण पश्चिम, तीसरा विकल्प उत्तर पूर्व, चौथा विकल्प दक्षिण पूर्व। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, उत्तर पश्चिम में। जो शीतकालीन वर्षा होती है मुख्य रूप से भारत में, वह मुख्य रूप से होती है तो दक्षिण भारत में। वह होती है मुख्य रूप से कहाँ पे? दक्षिण भारत में। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, इन सभी स्थलों पर जो है भी आपका शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसलिए चूंकि इसमें दक्षिण भारत नहीं दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम दिया हुआ है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये सब उत्तर पश्चिम में है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, उत्तर पश्चिम। जो शीतकालीन मानसून होता है वह पहले स्थल से समुद्र की ओर चलता है। स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करता है। अतः शीत ऋतु में जो होता है अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है, लेकिन दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत में अपवाद कहा जा सकता है, इसका अपवाद है। ठीक है, अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। पहला विकल्प कोठारी आयोग, दूसरा विकल्प मुदालियर आयोग, तीसरा विकल्प राधाकृष्णन आयोग, चौथा विकल्प विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। पूछा जा रहा स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग था, जिसे हम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा के लिए किया गया था और उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। इसीलिए जो है इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसी आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई और 1956 में यूजीसी को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक, विकल्प ए है इसमें कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1964 में इसका गठन हुआ था, 1964 में, और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। सभी प्रकार की प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक सभी शिक्षाओं के बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। इसके बाद विकल्प भी है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में जो इसका गठन हुआ था और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित यह आयोग था। और विकल्प डी है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अभी हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया। अगला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ? पहला विकल्प है नोमाडलैंड, दूसरा विकल्प है बोराट सब्सिक्वेंट, तीसरा विकल्प द फादर, चौथा विकल्प है ब्लैक बॉटम। कहाँ चले गए? विकल्प ए नोमाडलैंड। नोमाडलैंड जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जिसे हम फरवरी में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? नोमाडलैंड को। नोमाडलैंड को ऑस्कर में, बाफ्टा में, सभी पुरस्कार वितरणों में जो इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ और इससे संबंधित अन्य पुरस्कार अभिनेता अभिनेत्रियों का भी लोगों को प्राप्त हुआ है। और इसके निर्देशक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो क्लो झाओ यह एक चीनी महिला हैं इसकी निर्देशक, ठीक है, क्लो झाओ। इसके बाद बोराट सब्सिक्वेंट जो है यह भी जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में पुरस्कृत हुई थी। और चूँकि नोमाडलैंड जो ड्रामा श्रेणी में उसे पुरस्कार मिला था, म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में से प्राप्त हुआ था। म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में बोराट सब्सिक्वेंट को पुरस्कार प्राप्त हुआ था। द फादर भी चर्चित रही है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में। द फादर भी चर्चित रही थी, ठीक है। इसके बाद ब्लैक बॉटम भी एक अमेरिकी फिल्म है और इसके लिए जो है चैडविक बोसमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है अभी हाल में ही नासा द्वारा इंजेन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया? पहला विकल्प बुध, दूसरा विकल्प शुक्र, तीसरा विकल्प बृहस्पति, चौथा विकल्प है मंगल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी मंगल। अभी हाल में ही नासा ने जो है एक, मैं आपको बताऊं, एक परसिवेरेंस नामक अभियान जो है नासा ने भेजा है। कहाँ पे? मंगल पे। तो परसिवेरेंस जो है मुख्य रूप से उस मार्स रोवर का भी नाम है। तो उसी रोवर के साथ जो है इंजेन्यूटी नामक एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे भेजा गया था मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। तो वह इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर बहुत छोटा सा हेलीकॉप्टर है और वह मंगल ग्रह के सतह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। और अभी मई से जो है मई 2021 से वह स्वतंत्र होकर अपने कार्य को भी करने रहा। अभी नासा ने एक 3 मिनट की वीडियो जारी किया है जिसमें उसकी आवाज़ को स्पष्ट रूप से उसको लैंडिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनने में आ रही है, जैसे मच्छर की भनभनाहट होती उसी प्रकार से इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यह इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है नासा ने कहाँ पे भेजा, किसके साथ भेजा? परसिवेरेंस के साथ नासा ने भेजा, मंगल ग्रह पर भेजा और उसके समीक्षा के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक हैं, सही तो है लिविंग माउंटेन, हाँ ठीक है, लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहला विकल्प है वेंकैया नायडू, दूसरा विकल्प है अमिताभ घोष, तीसरा विकल्प है तस्लीमा नसरीन, चौथा विकल्प है सौरव गांगुली। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी अमिताभ घोष। लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमिताभ घोष हैं। और अमिताभ घोष को जो है 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार भी बने थे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी अमिताभ घोष। इसमें वेंकैया नायडू की एक पुस्तक चर्चा में है, वेंकैया लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, यह वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है।
और तस्लीमा नसरीन लज्जा नामक इनकी प्रसिद्ध रचना है। विकल्प डी है सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली की भी एक पुस्तक प्रसिद्ध हुई थी, ए सेंचुरी इज नॉट लाइफ, सॉरी ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन कल्याण किस खेल से संबंधित है? अर्जुन कल्याण किस खेल से संबंधित हैं? पहला विकल्प है क्रिकेट, दूसरा विकल्प है शतरंज, तीसरा विकल्प है बैडमिंटन, चौथा विकल्प है निशानेबाजी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अर्जुन कल्याण जो है शतरंज खेल से संबंधित हैं और अभी हाल में ही वो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं। पहली बार, पहला विकल्प पहली बार, दूसरा विकल्प दूसरी बार, तीसरा विकल्प तीसरी बार और चौथा विकल्प चौथी बार। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, तीसरी बार। ममता बनर्जी अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कितनी चौथी बार नियुक्त हुई हैं? तीसरी बार नियुक्त हुई हैं। 2011 से लेकर लगातार, और यह लगातार है, इनका गैप नहीं हुआ है, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं ममता बनर्जी। ठीक है, 2011 से लेकर कंटिन्यू अभी हुआ बनी हुई हैं अपने पद पे। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में पृथ्वी के काफी नजदीक से होकर गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? तो पहला विकल्प है एपोफिस, दूसरा विकल्प है सीरस, तीसरा विकल्प है हाइजियात, चौथा विकल्प है 2010 एफआर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, एपोफिस नामक जो है क्षुद्र ग्रह जो है अभी मार्च में 20-21 मार्च में जो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक से गुजरा है। और इससे बताया गया था कि चूंकि काफ़ी आकार में काफ़ी बड़ा था तो इससे पृथ्वी पर नुकसान होने की भी संभावना बन रही थी, लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, 2019 के गांधी शांति पुरस्कार विजेता सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद कहाँ से संबंधित हैं? पहला विकल्प सऊदी अरब, दूसरा विकल्प इराक, तीसरा विकल्प ओमान, चौथा विकल्प इजराइल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, ओमान से। सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद जो है ओमान के पूर्व सुल्तान थे और इन्हें 2019 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे मेरा प्रश्न है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आप उनके नाम से काफ़ी परिचित हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री के वो पिता भी रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर अवश्य दें। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है? प्रवाल भित्तियों में जो विरंजन पाया जाता है, जो सफ़ेद हो जाती हैं प्रवाल भित्तियाँ, उसका कारण क्या है? तो पहला विकल्प है अम्ल वर्षा, दूसरा विकल्प है ओजोन क्षरण, तीसरा विकल्प है जल प्रदूषण, चौथा विकल्प है ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से जो प्रवाल भित्तियाँ जो महासागरों में पाई जाती हैं उनका विरंजन हो जाता है, उनका जो रंग होता है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रवाल विरंजन होता क्या है? अगर देखा जाए प्रवाल विरंजन, यहाँ पे विरंजन शब्द यूज किया जा रहा है, तो प्रवाल विरंजन जो होता है, जैसे जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं आपको मालूम है महासागरों में पाई जाती हैं, ठीक है, तो उन पे एक परजीवी जुजोथिली या थिली नामक परजीवी निवास करता है। जुजोथिली नामक परजीवी ये प्रकार का शैवाल होता है, तो वह निवास करता है और उसके कारण जो है इन प्रवाल भित्तियों का रंग बदल जाता है, सुंदर लगने लगती हैं प्रवाल भित्तियाँ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पे खूब जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियों पर जो आवास की दृष्टि से आश्रित जुजोथिली शैवाल होते हैं, तो जब पर्यावरणिक कारणों से उनसे पृथक हो जाते हैं तब प्रवाल भित्ति अपना वास्तविक रंग, और उनका वास्तविक रंग क्या होता है? सफ़ेद हो जाता है, तो उसमें वास्तविक रंग में आ जाता है, जिसे हम कोरल विरंजन या प्रवाल भित्ति विरंजन के नाम से जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? जुजोथिली में
प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है बहुत बढ़ जाती है। जब अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब अत्यधिक प्रकाश हो जाता है तो उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ती है। तो होता क्या, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं रामन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ तकनीकी कारण से 23वें प्रश्न जो है डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं यहाँ से 23 से लेकर 30 तक जो है पार्ट 2 के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा सा तकनीकी समस्या हो गई है, फिर से वीडियो पूरा बनाना पड़ता, इसलिए मैं इसको पार्ट 2 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हमारा 23वां प्रश्न है, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है। पहला विकल्प है अम्ल वर्षा, दूसरा विकल्प है ओजोन क्षरण, तीसरा विकल्प है ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारा सही आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। इसके विषय में मैंने आपको अभी कुछ बताया भी है। जो प्रवाल भित्तियां होती हैं तो उन पे एक जुजेथिली इतना मैंने बता भी दिया। जुजेथिली नामक जो है शैवाल होता है वह निवास करता है, परजीवी होता है बेसिकली वह। तो जब पर्यावरणीय कारणों से, ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग की गति बहुत तेज हो जाती है तो यह जुजेथिली जो होता है वह प्रवाल भित्तियों से अलग हो जाते हैं, तब प्रवाल भित्त अपने वास्तविक रंग अर्थात सफेद रंग में आ जाता है, जिसे हम कोरल विरंजन या प्रवाल विरंजन कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आपका जुजेथिली शैवाल है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत तीव्र हो जाती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत तीव्र हो जाती है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे संतुलित रखना जो है, ठीक है, उन प्रवाल जिससे संतुलित रखने के लिए जो जुजेथिली होता है, ठीक है, वह अपने आप को प्रवाल भित्त से अलग कर लेता है। जब वह अपने आप को प्रवाल भित्त से अलग कर लेता है, या कभी कभी होता हुआ क्लोरोफिल होता है, रंगीन क्लोरोफिल जो उसके अंदर पाया जाता है, उसकी मात्रा को भी कम कर देता है। दोनों चीज होता है, या तो क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देता है या तो उससे अपने आप को अलग कर लेता है। दोनों ही सिचुएशन में जो प्रवाल भित्ति होते हैं उनके पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वह अपने वास्तविक रंग अर्थात सफेद रंग में दिखाई देने लगे, जिसे हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थल सर्वप्रथम रामसर संधि में शामिल किया गया? पहला विकल्प है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा विकल्प है मानेसर झील, तीसरा विकल्प है बुलर झील और चौथा विकल्प है बेमनाथ झील। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का कौन सा स्थल सर्वप्रथम रामसर संधि में शामिल किया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम 1982 में रामसर संधि में शामिल किया गया था। रामसर संधि के विषय में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि रामसर संधि जो है 2 फरवरी 1971 को संपन्न हुई थी। कहाँ पे? रामसर। और रामसर कहाँ पे है? रामसर ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। और यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो लेकिन भारत जो है उसमें 1982 में उस संधि पर हस्ताक्षर किया। उस संधि पर कब किया? 1982 में हस्ताक्षर किया। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान उसके अंतर्गत शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान या आर्द्र भूमि था। ठीक है। इसके बाद जो है अभी तक कुल 42 आर्द्र भूमियां जो है इस संधि में या इस समझौते में शामिल हो चुकी हैं। और अभी प्रश्न आ सकता है कि 42वां स्थल कौन सा है? रामसर संधि में सम्मिलित होने वाला 42वां स्थल कौन सा है? तो है तसोकर यह लद्दाख में है। तसोकर जो है यह लद्दाख में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता थे। यहाँ पे थोड़ा सा था हो गया, थे। ठीक है। पहला विकल्प है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन,
दूसरा विकल्प है डॉक्टर के.एम. मुंशी, तीसरा विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, डॉक्टर के.एम. मुंशी। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने जो है सबसे पहले भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किया था, इसलिए जो है भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी को माना जाता है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला विकल्प है परम 8000, दूसरा विकल्प है परम सिद्धि, तीसरा विकल्प परम युवा और चौथा विकल्प है परम पद। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में है परम सिद्धि। कौन सा है? परम सिद्धि है, और परम सिद्धि जो है CDAC द्वारा विकसित किया गया है। CDAC द्वारा विकसित किया गया है, और इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। एक सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट आई थी जिसमें विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों के नाम सम्मिलित किए गए, तो उसमें से इसे 63वें स्थान पर रखा गया है। 63वें स्थान पर रखा गया है पूरे विश्व में। ठीक ना। और अगर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए तो आएगा फुगाकू। फुगाकू कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? जापान का है, और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, अगला है ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? पहला विकल्प है द्वितीय, दूसरा विकल्प तृतीय, तीसरा विकल्प चतुर्थ और चौथा विकल्प पंचम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग जो है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक शोध के महत्वपूर्ण सोपान है? तो हमारा पहला विकल्प है समस्या की पहचान, दूसरा विकल्प है प्राकल्पना का निर्माण, तीसरा विकल्प है सबूतों का संग्रहण एवं विश्लेषण, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। समस्या की सबसे पहले होता है समस्या की हम पहचान करते हैं, फिर उसके बाद एक हाइपोथेसिस या प्राकल्पना बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, निगमन चिंतन के द्वारा प्राकल्पना से एक आशय पर पहुंचते हैं, फिर सबूतों का संग्रहण एवं विश्लेषण करते हैं, फिर प्राकल्पना की हम जांच करते हैं। ये 5 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, 5 महत्वपूर्ण सोपान होते हैं। हमारा अगला है शिक्षण की अवस्था है, शिक्षण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प 3, तीसरा विकल्प 2, चौथा विकल्प 1। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 3। शिक्षण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, शिक्षण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है पूर्व तत्परता अवस्था, पूर्व तत्परता अवस्था। पूर्व तत्परता अवस्था में क्या होता है, जब हम टीचिंग करने के लिए क्लास में जब जाते हैं तो उसके पहले जो प्लानिंग करते हैं, क्लास में वास्तविक कक्षा में जाने के पहले शिक्षक जो भी प्लानिंग करता है, जो भी योजनाएं बनाता है, वह पूर्व तत्परता अवस्था के अंतर्गत आता है। शिक्षण की इसमें पाठ्य योजना तैयार की जाती है। ठीक ना। दूसरा आपका है अंतःक्रिया अवस्था, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। अंतःक्रिया अवस्था में क्या है, शिक्षक क्लास में जाने के पश्चात जितने वर्क वहाँ पे करता है, क्लास में जितने वर्क करता है, ठीक है, वह अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। मतलब वैसे सभी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने पर करता है। तीसरा है आपका, ठीक है, पश्च शिक्षण अवस्था। इसमें जो है क्लास में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, तीसरी अवस्था वह होती है पश्च शिक्षण अवस्था की, जो शिक्षण के मूल्यांकन से संबंधित होती है, और टीचिंग के पश्चात इस प्रोसेस को कंप्लीट शिक्षक के द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान होता है मूल्यांकन का सोपान, क्योंकि इसके द्वारा जो है शिक्षक को यह आभास होता है, जानकारी होती है कि हम अपने शिक्षण में कहाँ तक सफल रहे हैं और विद्यार्थी अपने अचीवमेंट में कहाँ तक सफल रहे हैं।
इसके बाद हमारा 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, सामाजिक परीक्षा प्रतिमान शिक्षण के किस प्रतिमान के अंतर्गत आता है? आपका प्रश्न है सामाजिक परीक्षा प्रतिमान शिक्षण के किस प्रतिमान के अंतर्गत आता है? तो पहला है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, दूसरा है अध्यापक शिक्षण प्रतिमान, तीसरा है दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, चौथा है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। हमारा सही आंसर है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। हम लोगों ने जब प्रतिमान पढ़ा है तो हमें मालूम है कि कुल प्रतिमान के कुल 5 परिवार हैं। शिक्षण प्रतिमान के कुल 5 परिवार हैं, जिसमें से आपका पहला है मनोवैज्ञानिक, इसमें दिया हुआ इसी क्रम में मैं देख रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान आपका है, दूसरा है आपका अध्यापक शिक्षण प्रतिमान, ठीक है, और तीसरा है आपका दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, चौथा है आपका आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। जो इसमें 5वें नंबर पे आ रहा है ऐतिहासिक, वैसे देखा जाए तो पहले नंबर पे आएगा ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। तो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, यह 5 शिक्षण परिवार हैं। तो जिसमें से हमारा प्रश्न जो पूछा जा रहा है सामाजिक परीक्षा प्रतिमान, वह आधुनिक शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक परीक्षा प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो कोक्स का नाम आता है, कोक्स एवं वायरन, कोक्स एवं वायरोन इसके जो है फाउंडर माने जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था। मैंने आपको बीच में बताया कि एक तकनीकी व्यवधान आ गया, जिसमें 23वें नंबर से जो है वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई, इसलिए जो है 23वें प्रश्न से लेकर 30वें प्रश्न को मैंने एक दूसरे वीडियो में बनाया है, अपलोड किया है। तो दोनों वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।